हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। इसमें अभी तक हम लोग ने 11 चैप्टर लगा चुके हैं। टोटल 22 वीडियो लगभग बन चुके हैं, जिसमें एक वीडियो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहता था और एक वीडियो उसके क्वेश्चंस पे रहते थे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन देना होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी मेरा स्क्रॉल होते चलता है, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। पहले इसमें बात होगी विशिष्ट ऊष्मा की, उसके बाद होगी गुप्त ऊष्मा की। अब विशिष्ट ऊष्मा से भी पहले बात क्या होगी, ऊष्मा की। जब ऊष्मा पता होगा तभी ना पता होगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तब चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ऊष्मा, अब ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा वह ऊर्जा है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। पहली चीज, ऊष्मा वह ऊर्जा है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है, ताप में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। और यह ऊंचे ताप वाले से या हमेशा ऊंचे ताप वाले से नीचे ताप वाली वस्तुओं पे प्रवाहित होती है। जैसे अब एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में रुकिए मैं बताता हूं। जैसे ऊंचे ताप वाले से नीचे ताप वाले में ये प्रवाहित होती है। जैसे अब आपका बैटरी है, अपना बैटरी इन्वर्टर का देख लीजिए। अब आपके तरफ जो बैटरी रहता है वो पूरा चार्ज रहता है, तब वो धीरे धीरे दूसरे में प्रवाहित होती है, तब बाकी सारी लाइट जलती है। ये सबसे पहली चीज, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है और यह ऊंचे ताप वाले से या सदैव ऊंचे ताप वाले से नीचे ताप वाले वस्तु में प्रवाहित होती है। अब रही बात ऊष्मा क्यों, ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका जो मात्रक होता है, मापा जाता है, कह सकते हैं। ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में मापा जाता है। बाकी ऊष्मा के लिए हो गई, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है और या सदैव ऊंचे ताप वाले से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। इसको कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में मापा जाता है। अब बात आई कैलोरी हम लोग सुन तो लिए कि कैलोरी में नापा जाता है। अब 1 ग्राम जल कोई है, उसका जो तापमान है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस है, 14.5 डिग्री सेल्सियस है। उसको 15.5 डिग्री सेल्सियस में, उसको 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, उसको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा ऊष्मा लगेगी, जितनी ऊष्मा इसमें लगेगी वो क्या होती है? 1 कैलोरी। जितनी ऊष्मा उसमें लगती है, ऊष्मा जो लगती है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होने में जो जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ऊष्मा की, वो ऊष्मा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल, कोई दिक्कत? 4.2 जूल हो गया। अब अगर 1 किलो कैलोरी देखें तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। तो अब 1000 गुणे 4.2 हो जाएगा, 1000 गुणे 4.2 हो जाएगा। अब 1000 को 10 की घात 3 लिखा जाता है, तो बराबर 4.2 गुणे 10 की घात 3 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणे 10 की घात 3 जूल। बात खत्म, कैलोरी भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री अगर सेल्सियस है, किसी वस्तु के इकाई मतलब एक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, जो ऊष्मा की आवश्यकता है उसे वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। किसी भी एक इकाई द्रव्यमान किसी
किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा की आवश्यकता बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। कोई दिक्कत? एक बार और सुनते हैं। किसी वस्तु का इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन ताप बढ़ाने में जो आवश्यकता होती है ऊष्मा की, जितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उस ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में जितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। हो गया ये चीज। अब नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब पहली चीज इसको लिखते हैं किससे? इसको लिखते हैं एस से। विशिष्ट ऊष्मा को लिखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, मार्कर का कलर चेंज कर दूं कि आप लोगों को दिखे। एस बराबर ऊष्मा, इसको लिखते हैं एस से। तो एस बराबर Q बटे M इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे Q क्या है? Q यहाँ पे ऊष्मा है, कितनी ऊष्मा जो भी बढ़ाने में लगती है वो ऊष्मा। M क्या है? द्रव्यमान है। और डेल्टा T सबको पता है, समय है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब इसमें M द्रव्यमान के लिए गए गैस का आयतन नियत रहता है। इसमें जो M द्रव्यमान के लिए गए गैस का जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है, आयतन जो होता है वो नियत रहता है। इसे SV से वॉल्यूम, आयतन को क्या V से वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको S है, तो ये भी विशिष्ट ऊष्मा का ही पार्ट, तो S मतलब विशिष्ट ऊष्मा, V, इसको SV से। इसमें क्या होता है? इसमें M द्रव्यमान का गया गैस का आयतन जो होता है वो नियत रहता है, इसे SV से प्रदर्शित करते हैं। अब नियत दाब में भी वही बात है। इसमें M द्रव्यमान में गए गैस का जो दाब होता है वो नियत रहता है, और दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। यह सब चीजें मैंने पहले वीडियो में बेसिक में बता रखी है, इंट्रोडक्शन में बता रखी है, इसलिए पहले देख लो वीडियो, तब लाइन से सीक्वेंस से वीडियो देखोगे तो मजा आएगा तुम लोगों को भी देखने में। इसको प्रेशर, P से दाब को मतलब प्रेशर बोलते हैं, P, और S मतलब S विशिष्ट हुआ, इसमें P लग जाता है। कोई दिक्कत? नियत आयतन, जिसमें आयतन नियत रहता है, जिसमें M द्रव्यमान में गए गैस का आयतन नियत रहता है, उसे नियत आयतन का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे SV से प्रदर्शित करते हैं। नियत दाब, इसमें M द्रव्यमान में गए गैस का आयतन, M द्रव्यमान में गए गैस का दाब नियत रहता है, इसे SP से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ऊष्माधारिता। किसी द्रव वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वस्तु की धारिता कहते हैं। किसी वस्तु की कुल मात्रा में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मीय धारिता कहते हैं। किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा की धारिता कहते हैं। किसी वस्तु की कुल मात्रा में 1 डिग्री सेल्सियस में, किसी वस्तु की कुल ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, किसी वस्तु की कुल ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? ऊष्माधारिता होती है। तो ऊष्माधारिता बराबर MS, ऊष्माधारिता बराबर M इंटू S। किसी को कोई दिक्कत? M मतलब द्रव्यमान, S मतलब विशिष्ट ऊष्मा। किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैलोरी पर सेंटीग्रेड। किसी को कोई दिक्कत नहीं, या जूल पर सेंटीग्रेड ये भी हो जाएगा। चलिए इसको तब तक मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे की बात होती है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, मोलीय ऊष्माधारिता। अब मोलीय ऊष्माधारिता हम लोगों ने पढ़ चुकी, ऊष्माधारिता हो गई। अब बात करेंगे मोलीय ऊष्माधारिता। किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता हो, किसी गैस के
1 मोल की, अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें मोल आया होगा, किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी गैस की 1 मोल ऊष्माधारिता को, किसी गैस की 1 मोल ऊष्माधारिता को उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, किसी गैस की 1 मोल ऊष्माधारिता को, किसी गैस की 1 मोल ऊष्माधारिता को उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब कैपेसिटर। अब मोलीय ऊष्माधारिता मैंने बता दिया, किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब कैपेसिटी, धारिता मतलब वही ना कि कैपेसिटी, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मा की धारिता और नियत दाब पर। वही बात हो गई, नियत आयतन वाली गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, नियत आयतन वाली गैस के 1 मोल ऊष्माधारिता वाले आयतन को, नियत आयतन वाली गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, नियत आयतन वाली, जहां आयतन की बात आएगी नियत आयतन, तो वहां नियत आयतन वाली गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, 1 मोल की ऊष्माधारिता को मोलीय, 1 मोल की ऊष्माधारिता को नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मा की धारिता कहते हैं। इसे सी और द वैल्यूम मतलब आयतन मतलब वैल्यूम, तो सी वी से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले भी मैंने अभी बताया था एस वी वगैरह आया था विशिष्ट वाले में, यहाँ पे अब मोलीय आ गया, तो इसमें इसकी एक बार और देख लेते हैं। नियत आयतन वाली गैस में, नियत आयतन वाली गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, नियत आयतन वाली गैस में 1 मोल की ऊष्माधारिता को नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मा की धारिता कहते हैं। इसे सीवी से प्रदर्शित करते हैं। अब नियत दाब, तो नियत दाब वाली गैस पर, नियत दाब वाली गैस पर, नियत दाब वाली किसी गैस के नियत दाब पर किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को, नियत दाब पर किसी गैस के, नियत दाब पर किसी गैस के 1 मोल, नियत दाब पर किसी गैस के 1 मोल ऊष्माधारिता को नियत दाब पर मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब मोलीय ऊष्माधारिता और पी मतलब प्रेशर। अब बात करते हैं ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक। ऊष्मा मापी ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको मैं बता रहा हूँ। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस तुल्यांक के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतना ही, ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है तो ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी की ऊष्मा मापी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। जितनी की ऊष्मा मापी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है उतनी ही ऊष्मा उतनी ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में की आवश्यकता होती है, जिसे ऊष्मा का जल तुल्यांक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग को बात करना है अपने गुप्त ऊष्मा पे। ये हम लोग का ये विशिष्ट ऊष्मा की तरफ का पार्ट हो गया, बेसिक भी हो गया ऊष्मा के बारे में। अब बात करना है गुप्त ऊष्मा। चलिए तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग के ये लास्ट के 3-4 टॉपिक बचे हैं, इनको क्लियर पढ़ना है। गुप्त ऊष्मा। अब ये देखिए, अब चैप्टर जैसे हम लोग के जितने भी चैप्टर हैं वो 2 पार्टों में बटे हुए हैं। जैसे अब इसमें भी क्या 2 पार्टों कहने मतलब है 2 हिस्सों में। जैसे अभी तक हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ चुका, अब हम लोगों को पढ़ना है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप पर, जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। जो पदार्थ, जो ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम में, जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप में, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप में के स्थिर ताप पर अवस्था में परिवर्तन में व्यय होती है। अवस्था में के परिवर्तन में वह होती है, वो क्या होती है? गुप्त अवस्था होती है। वो पदार्थ की गुप्त अवस्था होती है। एक बार फिर से, ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम, जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पर, जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। पदार्थ की वह मात्रा जो
कि पदार्थ ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप में अवस्था के परिवर्तन में व्यय होती है, वह उस पदार्थ की गुप्त अवस्था कहलाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप पर अवस्था के परिवर्तन में व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की गुप्त अवस्था कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? गुप्त अवस्था क्लियर। अब बात होती है वाष्पन की मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यकता ऊष्मा मात्रा जल के वाष्प दाब की ऊष्मा। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है कि वो वाष्प मतलब भाप में उड़ जाए। जो भाप में उड़ जाए तो इसके लिए जो आवश्यकता होगी ऊष्मा की, हर जगह आवश्यकता ही है इसमें, यहाँ इतनी आवश्यकता, यहाँ उतनी आवश्यकता, बस समझना है, थोड़ा सा समझने का खेल है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, बर्फ होने वाला था पानी, लेकिन हुआ नहीं। 0 डिग्री होता तो हो जाता, लेकिन 1 डिग्री पे पड़ी मतलब वो आ जाती है पपड़ी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल था उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होने में कि वो वाष्प बन के भाप बन के उड़ जाए, तो उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? जितनी आवश्यकता होती है वो गुप्त, वो वह मात्रा जितनी आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, वह जल का वाष्प की गुप्त ऊर्जा कहलाती है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं गलन की। गलन मतलब गलना, जैसे बर्फ का पिघलना। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह मात्रा जो होती है, जितनी आवश्यकता है वो कोई मात्रा होगी ना, कितनी आवश्यकता हो रही है, वो मात्रा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ था, उसको वह 1 ग्राम का टुकड़ा था, उसको जल में बदलने के लिए जितनी मात्रा आवश्यकता होगी कि वो ऊष्मा की वो जल में बदल जाए, वो बर्फ की गलन की ऊष्मा कहलाती है। अब एक लास्ट टॉपिक एक अपेक्षिक आर्द्रता, और इसका बस क्वेश्चन, ये बस फॉर्मूला है, इसको बता, वो अपेक्षिक आर्द्रता बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, उसमें लगवा दूंगा। अब आता है एक लास्ट है कैलोरी का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊर्जा जो होती है वो दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊर्जा के बराबर होती है। क्या होता है? एक वस्तु द्वारा एक वस्तु द्वारा दी गई ऊर्जा कह रहे हैं, दी गई ऊष्मा, वही मैं कंफ्यूज हो गया था, दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। बस कैलोरीमिति का सिद्धांत खत्म। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है? एक वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा दी गई, एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। बात सर जाहिर सी बात है, मेरे पास 10 रुपए था, मैंने तुमको 10 रुपए दे दिया, तो जितना मैंने लिया उतना ही, तो तुम जितना मेरे पास था उतना मैंने तुम्हें दिया, तो उससे ज्यादा तो दूंगा नहीं, तो दोनों बराबर होती है। एक वस्तु द्वारा दी गई ऊर्जा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है एक दूसरे के। एक वस्तु द्वारा दी गई ऊर्जा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊर्जा के बराबर होती है, यह है कैलोरीमिति का सिद्धांत। बाकी हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल। बाकी जो लोग चैनल पे न्यूमेरिकल का मतलब है टॉप 10 MCQs, बाकी जो लोग नए चैनल पे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।